हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। आई होप, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही थी ऑलरेडी, उसी में न्यू टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके सॉल्यूशंस को हम कैसे निकालते हैं, क्या क्या मेथड है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा नया है यहाँ पर, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, क्योंकि उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी। चलिए, तो बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। जेई मेंस के अकॉर्डिंग या जेई एडवांस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही हमारे लिए, मतलब एक टाइप से हम बोल दें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे 100% श्योरिटी है कि जेई मेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आने वाला है। चैप्टर फिक्स है, बहुत ही छोटा लिमिटेड टॉपिक है। इसके अंदर 4-5 टॉपिक ही हैं, ज्यादा टॉपिक भी नहीं है, और क्वेश्चन श्योरिटी आने वाली है। तो 4 मार्क्स 100% आप ले सकते हो यदि इसको परफेक्ट कर लो, आप थोड़ा सा अच्छे से, मतलब इसका रीडिंग कर लीजिए आप, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, 4 मार्क्स आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले। तो इसी वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, तो आप इसे पहले पढ़े अदर टॉपिक्स के कंपेरिजन। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना चाहिए, किस टाइप से। मैंने तो उसके लिए मैंने प्रॉपरली एक वीडियो बना रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई मेंस। तो आप उसको जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते आपका भी। चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये क्या होता है, जैसे कि आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स आपका ये फंक्शन है। ओके, तो ये x है ना, x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू आप अपनी चॉइस से रखते हो यहाँ पर। ठीक है, और जो y होता है, वो जब आप x की वैल्यू पुट करते हो तो y की वैल्यू एग्जिस्ट होती है, निकलती है, तो उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मतलब dy अपॉन dx इस टाइप से, या d2y अपॉन dx स्क्वायर इस टाइप से होगा, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लिखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों हमारे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स। ओके, चलिए, तो अगला पॉइंट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, देखो सिंपल, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मतलब जो भी सबसे ज्यादा डिफरेंशियल वाला होगा, जैसे कि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ऑर्डर 2, 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ऑर्डर 3, 4 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ऑर्डर 4। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होगा वही हमारा ऑर्डर बन जाएगा। अगला पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है, द एक्सपोनेंट, मतलब पावर, पावर ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा ना, उसकी पावर, व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेस एज अ पॉलिनोमियल इन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बननी चाहिए ना, वो पॉलीनोमियल में होनी चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स के पॉलिनोमियल में। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है बेटा, कि पॉलिनोमियल होने का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल होने का मतलब है कि जैसे कि साइन के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, तो ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ई की पावर में डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ऐसा नहीं आना चाहिए। लॉग के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसी पावर होगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की कोई फ्रैक्शन पावर होगी, लाइक दैट डी वाई अपॉन डी एक्स की कोई फ्रैक्शन पावर होगी आपके पास, लाइक 1/2। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो पावर्स आती है ना, पॉलिनोमियल में केवल पावर आती है 1 2 3 4 5, इस टाइप की पावर्स होनी चाहिए। और पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें साइन ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में सिंपल एक्स वाई जेड आएगा आपका सिंपल, उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आता है। ठीक है, और सॉरी, डी वाई अपॉन डी एक्स की साइन के अंदर नहीं आता है, ई की पावर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक चीज समझना, ये केवल डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए बोल रहा है पॉलिनोमियल, एक्स की पावर कुछ भी आए, यहाँ पर एक्स की पावर 1/2 क्वेश्चन के अंदर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई की पावर 1/2 चलेगा, दौड़ेगा।
ठीक है, साइन वाई चलेगा, बस dy अपॉन dx या डेरिवेटिव कोई सा भी वो नहीं आना चाहिए, बाकी सब चल सकते हैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं तो वहां से और क्लियर हो जाएगा हमारे पास कि व्हाट इज द ये डिग्री एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 3 एग्जांपल मैंने लिखे और आपको फाइंड करना है इनका डिग्री और ऑर्डर। चलिए तो मैं सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है, लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस। तो आपको इस चेक करना है कि ऑर्डर के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो देखो सिंगल डेरिवेटिव है तो आप डायरेक्टली बोल देना ऑर्डर 1 है उसका। अब देखो यहाँ पे ये dy अपॉन dx है, इसकी कोई पावर फ्रैक्शन नहीं है, इस कोई साइन के साथ, कॉस के साथ, लॉग के साथ नहीं है। इसका मतलब डिग्री क्या बन जाएगी इसकी डायरेक्टली, जो ऑर्डर था ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी जो पावर है, तो यहाँ पे पावर क्या है, पावर तो कुछ लिखी नहीं है तो पावर 1 होगी, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली आप सेकंड को देखो, अब देखो ऑर्डर की बात करूं सेकंड की, सेकंड का ऑर्डर क्या बन जाएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 2 टाइम हो रहा है यहाँ पर तो 2 आ गया। अब डिग्री की बात करता हूं, तो डिग्री के लिए मैंने क्या बोला था आपसे कि साइन के अंदर dy अपॉन dx नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, अब ये डिग्री नहीं हो सकता अभी, तो मुझे क्या करना होगा कि मैं ट्राई करूंगा कि कैसे भी करके यहाँ से ये साइन रिमूव हो जाए। यदि रिमूव हो गया तो फायदा हो सकता है मेरे को, तो मैंने रिमूव करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने रिमूव किया तो ये साइन इनवर्स d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, dy अपॉन dx। अब आप देखो ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ से एक साइड से तो निकल गए पर दूसरी साइड पर जाकर फंस गए हम, क्योंकि एक साइड से तो निकल गया, अब d2y में फंस गया हो, तो आप कुल मिला के इधर से उधर नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसे हटा ही नहीं सकते साइन को, तो नहीं हटाओगे तो जब इस सिचुएशन को बोलते हैं हम डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे भाई, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें पावर कितनी 1/2, इसमें पावर कितनी 1/3। तो आप क्या करो, ये फ्रैक्शन पावर हटनी चाहिए तभी आपका यहाँ पर डिग्री आ सकता है, अदरवाइज डिग्री नहीं आ सकता। ऑर्डर तो आप बोल सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है, ऑर्डर 2 बनने वाला है, क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2 है। ये तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि मुझे डिग्री चाहिए। अब डिग्री के लिए तो 1/2 1/3 पावर नहीं आनी चाहिए, तो आप क्या कीजिए दोनों साइड पे 1/6 पावर ले लीजिए। जैसे ही आप 1/6 पावर लोगे तो ये तो कितना बन जाएगा 3, क्योंकि 1/2 से डिलीट हो गए, और ये कितना हो जाएगा आपका 2। ये लो, अब आप देखो, अब ये पॉलिनोमियल बन गया, क्योंकि ये पावर भी कैसी होगी आपकी, एक नेचुरल नंबर होगी, पॉलिनोमियल बन गया। अब डायरेक्टली आप ये चेक करो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये है, उसकी पावर कितनी है 3 है, तो डिग्री क्या होगी आपकी 3 होगी। अब यहां से एक चीज याद रखना, क्या याद रखना, कि जो डिग्री होती है ना, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मे नॉट बी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, बट ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट, ये हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट होगा भाई। क्या चीज, ऑर्डर। याद रखना कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा एग्जिस्ट हो सकता है। डिग्री, जो डिग्री है वो मे नॉट बी एग्जिस्ट, हो भी सकती है कि वो एग्जिस्ट हो जाए और नहीं भी। ठीक है, चलिए ये था आपका डिग्री एंड ऑर्डर। हाँ, एक नोट आप और करके लिख लीजिए, नोट है हमारे पास, छोटा सा नोट है, यहाँ पर लिख लेंगे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। इसके इक्वल होगा भाई आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये पॉइंट आया कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। देखो आर्बिट्री कांस्टेंट वो होता है बेटा जो कांस्टेंट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब अपनी वैल्यू है, जैसे कि आपके पास लिख दिया y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब ये a और b दोनों आपस में डिफरेंट कांस्टेंट है एक टाइप से, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। आप a की वैल्यू अलग निकाल सकते हो, b की वैल्यू अलग निकाल सकते हो। जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना, उसे पर्टिकुलर
कंडीशन देकर, कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन देकर उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है अलग से। तो ये चीज आप याद रखना कि आर्बिट्री कांस्टेंट हमें जनरली ऐसे मिलते हैं कि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, और आर्बिट्री कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही उनका ऑर्डर डिसाइड किया जा सकता है। कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई और उसका ऑर्डर डिसाइड करना हो तो आर्बिट्री कांस्टेंट की हेल्प से आप ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। चलिए, तो अगला टॉपिक देखते हैं। क्या दिया गया है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाने के क्या तरीका होता है कि आपको कोई भी एक पूरी की पूरी फैमिली दे दी जाती है। फैमिली दे दी जाती है मतलब जैसे कि सपोज करो एक इक्वेशन दे दी पैराबोला की, बहुत सारी पैराबोलाज हैं उनकी इक्वेशन दे दी। अब वहां से आपसे पूछा गया कि उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो आपको उस पैराबोला की इक्वेशन में सबसे पहले ये चेक करना है कि हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट हियर, हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। सर्कल की इक्वेशन दे दिया है, कौन सा वेरिएबल उसके लिए चेंज हो रहा है बार बार, वो ठीक है। तो वो चीज आपको देखनी है। फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे आपको मालूम पड़ गया कि वहां पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 5 है, 4 है, 3 है, 4 5 है, 6 है, इस टाइप से जो भी है, तो जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो आपको यही करना है कि आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करना है और जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएशन कर लेना। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है लाइक दैट, उसमें ये C1 C2 Cn आर एन आर्बिट्री कांस्टेंट, एन आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो आप एन आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली एन आर्बिट्री कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए n+1 इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एज मैनी टाइम द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कितने टाइम करोगे, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन कर लेना, ठीक है। फिर अगला काम क्या होगा कि जो इक्वेशंस आएंगे आपकी 2-3 जितनी भी आएंगे उन सब से एलिमिनेट कर देना है। कैसे? आर्बिट्री कांस्टेंट को कैसे भी कर सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे एलिमिनेशन से, बहुत सारे मेथड है जो 10th क्लास में हम सीखते थे वैसे, ठीक है। और जैसे ही हमने एलिमिनेट किया आर्बिट्री कांस्टेंट को, जो इक्वेशन आएगी वही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है, कोई भी फंक्शन दिया होगा उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है आपको। जैसे 3 है तो 3 टाइम्स आप कर सकते हो, 4 है तो 4 टाइम्स कर सकते हो, 2 है तो 2 टाइम, 1 है तो 1 टाइम, इतना आप कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि जो इक्वेशंस आएंगी आपके पास, जैसे कि सपोज करो कि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे तो 2 इक्वेशंस आई और एक आपकी गिवन इक्वेशन होती है, तो टोटल कितनी इक्वेशन हो गई, 3 इक्वेशन। अब ये 3 इक्वेशन की हेल्प से आर्बिट्री कांस्टेंट को आपको रिमूव कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आपकी चॉइस है, कैसे भी कर दीजिए, बस एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे ही आपने एलिमिनेट किया, जो आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी वही इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपका रिजल्टेंट होगा। ओके, तो ये रहेगा। हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे हम आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। ओके, और ये जो टॉपिक है ना फॉर्मेशन, ये आप सोचते हो कि इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा सा टफनेस है इसमें, पर इसको यदि आप अच्छे से करोगे ना तो जेई में क्वेश्चन आ जाता है इसका बहुत बार। अभी लास्ट 2-3 ईयर से रेगुलर इसी पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू फैमिली ऑफ द कर्व, मतलब इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी बनेगी। ओके, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट हियर। तो आप देखो एक तो ए है और एक बी है, तो ये 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो पहले तो मैंने इसको एक इक्वेशन दे दिया भाई, इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो प्रोडक्ट रूल लगाया हमने यहाँ पर, e की पावर x का किया तो e की पावर x, e की पावर x को छोड़ दिया, इसका किया तो e। ओके, चलिए अब देखो भाई, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 1 से, इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हो, इसे y लिख सकते हो। तो dy अपॉन dx, इसे मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया ऐसे। कहां से, फ्रॉम 1 से। इसे मान लीजिए 2, अब इसे मान लीजिए 3। अब अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे,
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन। ठीक है, अगेन जैसे ही हम करेंगे भाई, तो ये कितना बनेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स इंटू ए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो मेन पॉइंट क्या है कि ये ए रिमूव होना चाहिए था, ए रिमूव नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। हमारे पास है क्या, देखो इक्वेशन नंबर 3 को देखो आप ढंग से, यदि मैं इसकी वैल्यू यहां से निकालूं और यहां पर रख दूं तो मेरे पास एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने यही किया, 3 से इसकी वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दी, तो इसकी वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। एक साइड पे लेके आएंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का y इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप देखो सेकेंड ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो डायरेक्टली ये। ओके, इस टाइप से आप आर्बिट्री कांस्टेंट की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। बस आपको क्या करने का है, सिंपल, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और एलिमिनेट करना है आपको, इक्वेशंस 3 रहेंगी आपके पास, जैसे दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 इक्वेशंस होंगी, उनकी हेल्प ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं तो और कंफर्टेबल जोन में जाएंगे। ये बोला गया कि द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ पैराबोलास इज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर नोटिस करो क्या बोला गया है कि ए मतलब ए की आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब मैं कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ इसका, 1 टाइम ओनली, केवल 1 टाइम इसका मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। ये 2 यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर ये स्क्वायर है बेसिक, है ना। ओके, तो एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो चलिए ये इक्वेशन मैंने इसी को ऐसा ही रखा भाई, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। डिफरेंशिएट कर दीजिए 1 टाइम तो 2y, y का dy अपॉन dx, और इधर क्या हो जाएगा 4ax। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब बेसिकली मुझे क्या करना होगा, मुझे कैसे भी करके यहाँ से ए को रिमूव करना है, इन दोनों इक्वेशन से ए को रिमूव कर देना है। अब मैंने ए को रिमूव कर दिया तो डेफिनेटली मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से कट गया और यहाँ से ए की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, है ना। तो इस 2x को इधर डिवाइड में करूंगा तो ये 2x, दिस इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू आप किस में पुट कर दो, 1 में पुट कर दीजिए। जैसे ही आप 1 में पुट करेंगे ए की वैल्यू, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए मीन्स वाई अपॉन 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस ए वाई अपॉन 2x डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, ये आ गया, 2 से ये भी चला गया भाई, तो ये कितना आ गया हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वाई 2x डी वाई अपॉन डी। ओके, चलिए तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और आपका काम हो गया। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन 2x डी वाई अपॉन डी एक्स। यही कॉपी किया है मैंने, ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैंने कॉपी कर। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, एक y से y कट कर दो, y इज इक्वल टू 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस ये y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, होल स्क्वायर ही दे रखा है सबके साथ, बस उसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, y है। तो आप क्या कीजिए, इस x को इधर क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करते ये क्या बन गया, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स। तो एक साइड पे लेके आएंगे तो y डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, जो ऑप्शन मैच करेगा वही हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये स्क्वायर यहाँ पर है, एक जगह स्क्वायर डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। ओके,
चलिए स्क्वायर डाल दीजिएगा डायरेक्टली। ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है और कहीं नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। इस फैमिली ऑफ कर्व की हमें बताना है इसकी डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है और उनके मिडिल का डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि ये आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया इसका, तो ये डिफरेंशिएट आ गया हमारे पास। ओके, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब आपको क्या करना है, सिंपल a की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, हटा देना है। तो उसकी वैल्यू यहां से उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बन गया 2y dy अपॉन dx x प्लस अंडर रूट 2y dy अपॉन dx, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ओके, 2 से 2 गए, y से y गया तो y अपॉन 2 dy अपॉन dx x प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2y dy अपॉन dx अपॉन 2। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको थोड़ा सा, यहाँ से ये हमारे पास क्या बन गया y अपॉन 2 x dy अपॉन dx इज इक्वल टू प्लस के साथ 1/2 dy अपॉन dx अंडर रूट के साथ 2y dy अपॉन dx। ओके, इस वाली टर्म को इधर लेके आइए, y अपॉन 2 माइनस एक्स dy अपॉन dx और स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड पर। जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना बनेगा dy अपॉन dx का स्क्वायर, ये 2y dy अपॉन dx का, ये ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करो पॉलिनोमियल हो चुका है ये, क्योंकि अंडर रूट हट चुका है dy अपॉन dx से। यहाँ पे देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 पावर्स हो जाएगी। तो डिग्री क्या बन गई इसकी, डिग्री तो इसकी 3 बन गई। ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्डर इसका बन गया 2। तो आपको चाहिए डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो इस टाइप से आप डिग्री और डिफरेंस ये निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है, इसके अलावा कोई दूसरा सिलेबस में हमारे नहीं। तो हमें क्या करने का है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का। अलग अलग टाइप से निकालते हैं हम। तो कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन है हमारे पास, लाइक सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और साथ के साथ में क्या होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और साथ के साथ में एक न्यू ट्रेंड पे चल रहा है जो चल रहा है सब्स्टिट्यूशन। तो आपको बेसिकली ये 4 टॉपिक्स पे डिस्कस करना है। इसमें ही आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक्स कवर हो जाएगा और डायरेक्टली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए लेते हैं वेरिएबल सेपरेशन। फर्स्ट मेथड है, कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसमें क्या करते हैं, आपके पास ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, सपोज करो ऐसे कुछ दे दिया है, ठीक है, कि dy अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ y इंटू g ऑफ x, ठीक है। मतलब ये y का फंक्शन है और ये x का फंक्शन है, ऐसे इनटू में लिखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं लिखा होगा। यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखा होगा तो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इनटू में लिखा हुआ है डिवाइड में। तो आप क्या करना कि जो y वाली टर्म्स है उन्हें एक साइड पे कर लीजिएगा और x वाली टर्म्स है उन्हें एक साइड पे कर लीजिएगा। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल का सेपरेशन हो जाएगा। तो आपको यही करना है कि जो fy है इसे मैंने डिवाइड में लेके गया और dx को कैसे उधर लेके गया, ये dy अपॉन fy हो गया और ये gx इंटू क्या हो गया dx। याद रखना dy और dx इन्हें न्यूमरेटर में ही रखना है हमेशा। जैसे ये आया आपको क्या करना है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। बस आपको क्या करने का, सिंपल इसमें एक ही टेक्निक है कि आपको ये देखना है कि x वाली टर्म्स और y वाली टर्म्स को मैं सेपरेटली कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। मतलब जो x वाली टर्म्स है वो dx के साथ आ जाए, y वाली टर्म्स है वो dy के साथ चली जाए, ठीक है। यदि ऐसा हो गया तो हम वहां पर वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं। पर कभी भी आपके पास ऐसा लिखा है x प्लस वाई या साइन x प्लस वाई, इस टाइप से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखा है ना, तो देखते ही आप बोल देना कि x और y ये दोनों एडिशन में लिखे, दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, एडिशन में लिखे तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते हो आप। सब्ट्रैक्शन में लिखे तब भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज तो आपको फायदा दे देगी, कभी भी x प्लस वाई, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साइन x माइनस कॉस वाई, इस टाइप से आ जाए
तो कभी भी वहां पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, कांस्टेंट मल्टी ऐसा हो सकता है कि x+3 y+2 ऐसा आप होगा, इंटू चलेगा, बिल्कुल अलग अलग कर सकते हो, बिल्कुल कांस्टेंट रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज करनी है, आप सिंपल x की टर्म एक साइड पे, y की टर्म एक साइड पे, और फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि ये दे रखा है dy/dx इज इक्वल टू y+3, ठीक है, इज पॉजिटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। चलिए y ऑफ 0 कितना है आपके पास, 2 है, देन y इक्वल टू ln2 की वैल्यू निकालने का, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर y+3 एक टाइप से साथ में ये कांस्टेंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं इसको क्रॉस कर देता हूं तो ये dy के नीचे क्या आ जाएगा, y+3, और इधर कितना आ जाएगा, dx। हो गया, वेरिएबल सेपरेबल, इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों साइड पर, कर दीजिए। तो 1/y का इंटीग्रेशन होता है log mod y+3, और इधर क्या होगा, x का इंटीग्रेशन x और c। अब देखो आपको कंडीशन दे रखी है y ऑफ 0 इक्वल टू 2, y ऑफ 0 इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या है, 2 है, ऐसा है ये। तो लगा दीजिए, तो y की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये 2 + 3 दैट इज 5, है ना, और इस साइड पे करेंगे तो ये 0 + c, तो log c की वैल्यू कितनी आएगी, log 5, c की वैल्यू कितनी आएगी, log 5। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, c की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो इक्वेशन के अंदर, तो log y+3 इज इक्वल टू x + log 5। अब आपसे क्या बोला गया, y ऑफ ln2 का वैल्यू निकालिए, किसका निकालना है, y ऑफ ln2, मतलब मुझे x की वैल्यू ln2 डालनी है, तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने क्या किया बेटा, इस log को यहां से रिमूव किया, जब मैं log को रिमूव करूंगा तो y+3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर x + log 5, ठीक है। y ऑफ 3 इक्वल टू -3 प्लस e की पावर x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर log 5। log और e कट जाते हैं तो y इक्वल टू क्या आ गया, -3 प्लस e की पावर x इंटू 5, ओके, ये आ गया। अब आपको क्या कंडीशन चाहिए, ln2, तो x की वैल्यू ln2 डाल दीजिए यहाँ पर। तो जैसे ही हम y ऑफ ln2 की बात करेंगे तो x की वैल्यू ln2 डालेंगे यहाँ पर, तो ये -3 प्लस e की पावर ln2 इंटू 5, e और ln कट गया, यहाँ से क्या आ गया, -3 प्लस 10, 2 इंटू 5 दैट इज 10, 10 में से 3 गया तो 7, फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7। दिस इज योर करेक्ट आंसर। डायरेक्टली आपको चेक करना है, बस सिंपल। हाँ, ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं हो तो याद रखिएगा, e की पावर में कभी भी ऐसा लिखा हो, e की पावर log बेस e लिखा हो, यहाँ पर f ऑफ x लिखा है कुछ, ये दोनों कट के सिंपल f ऑफ x बनता है। ln log e को ही हम क्या बोलते हैं, log बेस e को ln भी बोलते हैं, इसी का नाम ln है, ठीक है। ये दोनों चीजें एक ही हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको log की याद रखनी है, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं। बस आपको जस्ट देखना है कि वेरिएबल सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जेई का क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं और समझ में आएगा। देखो क्या बोला गया कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, 2 + sin y dy/dx प्लस y+1 cos y इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, ये इक्वल टू है बीच ना, इक्वल टू 1, तो y ऑफ π/2 के वैल्यू निकालने का। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको dy/dx को निकाल लिया हमने, इसको उधर ले गया तो y+1 नेगेटिव के साथ ये। अब देखो आप इस चीज को देखो, इस वाली टर्म में केवल y है और इस वाली टर्म में केवल x है, इसका मतलब मैं x वाली टर्म को y वाली टर्म को दूसरी साइड पे भेज देता हूँ इसको, ठीक है, या ये y+1 है, इसे दूसरी साइड पे भेज दीजिए, नीचे भेज दीजिए, वो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए कि y+1 को नीचे भेज देंगे हम, ठीक है, तो भेज दीजिए नीचे। जैसे हम नीचे भेजते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, देखिएगा ये 2 sin y अपॉन y+1, ठीक है, और ये क्या हो गया, 2 sin y y+1 dy इक्वल टू माइनस cos x, ओके, ये हो गया हमारे पास। अब सिंपली मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और काम हो जाएगा। दीपक बाबू इसको कट कर देना है, यहाँ से यहाँ तक कट ही कर देना, इक्वेशन गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई इसमें। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का है पर सॉलिड है क्वेश्चन। क्या दिया गया, इफ द कर्व पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड हैज स्लोप दिस एट एनी पॉइंट दिस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व
whose एब्सिसा इज -2। आपको क्या फाइंड करना है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? यू नो ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। एब्सिसा, एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, स्लोप क्या होती है? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप। तो यदि आपको याद हो, स्लोप नॉर्मल एंड टेंजेंट वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि स्लोप ऑलवेज इक्वल टू होती है dy अपॉन dx के। किसके इक्वल होती है? dy अपॉन dx के। तो ये आपको स्लोप गिवन है, कि आपको जो dy अपॉन dx गिवन है वो क्या है? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देखो, ये तो x वाली टर्म है, ये dx है, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, तो dy इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। dy का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन y, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? प्लस का 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? प्लस का 1 अपॉन एक्स, ओके, प्लस का c। चलिए, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब जो कंडीशन दे रखी है वो यूज करो। क्या कंडीशन दे रखी है? पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से पास करेगा तो मतलब ये जो पॉइंट है आपका वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे y की जगह तो 7/2, x की जगह 2 प्लस 1/2 प्लस c, तो 7/2, ये कितना हो गया? 5/2 प्लस c। 5/2 को इधर लेके आऊंगा तो 1 इक्वल टू c। c का वैल्यू कितना आ गया? 1। c का वैल्यू 1 आ गया मेरे पास। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया यहाँ से कि जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, ठीक है, c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1, ओके। तो यहाँ से c की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करने का है? मुझे फाइंड करने का है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, whose एब्सिसा इज -2। जब उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो? -2 हो। तो जब x की वैल्यू -2 होगी तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा? तो x की वैल्यू -2 डालने पर y की वैल्यू क्या आती है देखते हैं। ये तो y इक्वल टू माइनस, ये y इक्वल टू -3/2। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट मतलब -3/2। तो -3/2 कौन से में? थर्ड ऑप्शन। यही हमारा करेक्ट आंसर है। सिंपल आप कर सकते हो, बस एक पॉइंट याद रखना, स्लोप क्या होती है? हमेशा dy अपॉन dx के इक्वल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 5-6 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। आप सीरियसली मानोगे नहीं, आप खुद भी जाके देख सकते हो। 5 to 6 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 5 to 6 टाइम, नॉट अ सिंगल टाइम, इट इज 5 to 6, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर कंसीडर भी किया, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है। अब मेरे को तो आंसर भी याद है इसका, 2 into ln 18, यही आने वाला है डायरेक्टली, 2 into ln 18। ये क्वेश्चन एग्जाम का आ चुका है। इतनी बार मैं बच्चों को बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, कि आंसर भी याद हो गया अब तो, ठीक है। तो चलिए, क्या बोला गया सुनो। द पॉपुलेशन पीटी एट अ टाइम टी ऑफ सर्टेन माउस स्पीसीज सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मतलब पीटी आपके पास है पॉपुलेशन, टी का मतलब है एट ए टाइम टी, कुछ पर्टिकुलर टाइम टी पर है, ठीक है। इफ द पी ऑफ 0 इक्वल टू 850 देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम 0। जब पॉपुलेशन हमारी 0 हो जाएगी तो टाइम क्या होगा? तो सबसे पहले हम इक्वेशन से चलते हैं। देखो, यहाँ पर x की जगह आप सपोज करो कि x की जगह t है और y की जगह pt है, ऐसे समझो। ये 0.5 pt माइनस 450, ओके। चलिए, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखो ये पूरा का पूरा वेरिएबल किसका बन गया? pt का। तो इसको इधर ले जाइए, dx को उधर, तो ये dpt डिवाइड में कितना हो जाएगा? 0.5 pt माइनस 450 इक्वल टू pt। इंटीग्रेट कर देंगे डायरेक्टली। तो देखो बेटा, ये तो 1/x टाइप का है, तो लॉग हो जाएगा इसका, तो लॉग मॉड 0.5 pt माइनस 450। अब x का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे pt का कोफिशिएंट है 0.5, तो 0.5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। ये लो, दिस इज इक्वल टू t प्लस सी, ओके। चलिए, तो अब हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए? c की कंडीशन। c की वैल्यू कहां से निकलेगी? ये कि p ऑफ 0 इक्वल टू 850, मतलब p ऑफ 0 इक्वल टू 850, ओके। इसका यूज करेंगे। तो ये तो हो गया 2 टाइम लॉग, ये 0.5 इंटू 850 माइनस 450, दिस इज इक्वल टू टी का वैल्यू 0 प्लस सी, ओके। यहाँ से कितना हो गया? 2 लॉग, ये 850 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 425। 850 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 425, 425 माइनस 450 दैट इज
-25 बट मॉडुलस की वजह से +25। टी का वैल्यू ये आ गया, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई डायरेक्टली 0.5 टी ऑफ टी माइनस 450 इज इक्वल टू टी प्लस 2 इंटू लॉग 25। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाइए। क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम जीरो। जब पॉपुलेशन आपकी जीरो हो जाएगी तो उस पर टाइम क्या होगा, वो टाइम कौन सा होगा आपका। ठीक है, तो आपको टाइम चाहिए और जो पीटी है वो क्या है आपका जीरो है, टाइम की वैल्यू चाहिए, तो डाल दीजिए डायरेक्टली 2 इंटू लॉग 450 हो जाएगा ये, क्योंकि मॉडुलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर टाइम चाहिए हमें, 2 इंटू लॉग 25, इसको इधर लेके आए 2 कॉमन, तो ये 450 अपॉन 25 हो जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी से डिवाइड में। अब देखो 5 से ये 5 जा, 5 से ये 90 जा, 5 से ये 18 जा, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू लॉग 18। लॉग 18 को हम क्या बोलते हैं, ln 18। ठीक है, यही आपका आंसर। तो देख लो, बेसिकली मैंने आपको बोला भी था कि इसका आंसर डायरेक्टली 2 इंटू ln 18 आता है। ये ऑलरेडी मैं 5-6 बार करा चुका हूँ, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर फिर से लिया है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुली करें। एक है ना यहाँ पर एक जो सबसे मेन चीज है आपको ध्यान रखनी है, जिस पर आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। जब भी लॉग का ये लॉग वाला इंटीग्रेशन आता है 1/x का, तो वहां पे मॉड जरूर लगाया। ठीक है, आप मॉड का यूज ना करें आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बहुत सारी सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही अभी मालूम पड़ा आपको, ये -25 आ गया था। अब लॉग के अंदर -25 नहीं लिख सकते आप, वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो बट मॉडुलस लगाने से वो क्या हो गया, वो डिफाइन हो गया। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखें, कभी भी जब भी इंटीग्रेशन में लॉग का यूज होता है तो मॉडुलस जरूर लगाएं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम। ये भी सेम टू सेम वैसे ही प्रॉब्लम है कुछ हद तक। ठीक है, मे बी पॉसिबल ये एग्जाम के लिए आ सके, क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट ईयर आ चुका था, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, क्या बोला गया, अब सुनिए क्वेश्चन सुनिएगा। लेट आई बी द परचेज वैल्यू, मतलब किसी पर्टिकुलर आइटम होगा या इक्विपमेंट है, उसकी परचेज वैल्यू है स्टार्टिंग में। परचेज वैल्यू क्या है, आई। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में परचेज वैल्यू क्या होती है, जब टाइम आपका जीरो होता है तो परचेज वैल्यू क्या है आपकी, आई है। ठीक है, टाइम स्टार्टिंग की बात कर रहा है ना, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो स्टार्टिंग की बात करेंगे तो टाइम तो जीरो होगा आपके पास, उस टाइम पे परचेज वैल्यू क्या है, आई। ऑफ द इक्विपमेंट, वीटी मतलब बियर वैल्यू ऑफ आफ्टर टाइम, आफ्टर इट हैज बीन यूज टी ईयर, मतलब कोई भी इक्विपमेंट है उसे हमने टी ईयर यूज कर लिया, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या है, वीटी है। वीटी क्या है, उसकी एक वैल्यू है आफ्टर टी ईयर, मतलब आप ऐसा समझो, आप एक टाइप से आप एक बाइक लेकर आए, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू थी आई। ठीक है, 2 साल बाद क्या होगी, उसकी वैल्यू वीटी हो गई। ठीक है, क्योंकि उसने कुछ टाइम यूज कर लिया। तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ वीटी डिप्रेशिएट एट द रेट गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो मतलब रेट है ना बाइक की रेट, वो डिक्रीज हो रही है, आप ऐसे समझो। रेट कैसी होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। किस रेट से, वो रेट आपको दे रखी है कि वो रेट है आपकी डी वी टी अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू के टाइम टी माइनस स्मॉल टी। ओके, वेयर एच नहीं है, के है बेटा, एच के इज पॉजिटिव, इज अ कांस्टेंट, और वो पॉजिटिव है और कोई कांस्टेंट है। टी, कैपिटल टी इज अ टोटल लाइफ, मतलब कैपिटल टी क्या है आपका, एक टोटल लाइफ है ऑफ इक्विपमेंट, जो भी आपकी बाइक है उसकी 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर, जो जितना भी आप चलता है वो। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि देन द स्केप वैल्यू वीटी, वीटी ध्यान रखना ये कैपिटल टी पे वैल्यू पूछ रहा है इसकी। ठीक है, चलिए तो आप देखो यहाँ पर के भी आपका कांस्टेंट है, टी आपका एक फिक्स टाइम हो गया जिसकी उसकी वो है टाइम पीरियड, एक टाइप से लाइफ है, तो ये टी आपका वेरिएबल, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया डायरेक्टली, तो ये क्या बन गया, डी वी टी इक्वल टू के इंटू टी माइनस स्मॉल टी डी टी। इंटीग्रेट किया दोनों साइड पे, वीटी का इंटीग्रेशन वीटी, ये आपका कांस्टेंट है, स्मॉल टी कैपिटल टी भी आपका कांस्टेंट है, और टी का करेंगे तो टी स्क्वायर बाय प्लस का क्या आ गया सी। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। तो देखो आपने कंडीशन स्टार्टिंग में देखी थी, मैंने आपको बता दिया जाए कि आई बी द वैल्यू ऑफ परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू होने का मतलब है स्टार्टिंग जब टाइम आपका जीरो है, टाइम जब जीरो था तब उसकी परचेज वैल्यू क्या थी, आई थी।
तो मैंने जब टाइम आपका 0 था तो वीटी की वैल्यू क्या थी आपके पास, इस कैपिटल आई, तो दिस इज कैपिटल आई, ये 0 0 प्लस थी, तो सी की वैल्यू क्या बन गई कैपिटल आई, सी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास कैपिटल आई, का मतलब वीटी हमारे पास क्या बन गया, वीटी इज इक्वल टू के टाइम कैपिटल टी स्मॉल टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस कैपिटल आई। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर देखो, द वैल्यू ऑफ स्केप वीटी, कैपिटल टी की बात कर रहा है ना, कैपिटल टी पर वैल्यू क्या बनेगी, तो जब इस कैपिटल टी डालेंगे स्मॉल टी की जगह तो क्या बनेगा हमारे पास के इंटू टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर बाय 2 प्लस आई, सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा के इंटू ये के इंटू टी स्क्वायर माइनस दिस, तो टी स्क्वायर बाय 2 प्लस आई। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। अब देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो आप ऑप्शन देखोगे यहाँ से तो कौन सा मैच कर गया हमारा, ये वाला ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन कोई सा मैच नहीं कर रहा क्या इसमें। ओके ओके, ये ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन मैच कर लेना, बस वो प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन क्या कर दिया मैंने, फोर्थ में है ना, मैंने फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे प्लस कर दिया, बस इतना सा चेंज कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें हमने केवल अभी वेरिएबल सेपरेबल डिस्कस किया है ओनली, बाकी जो मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन से हेल्प से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, और कोई नया स्टूडेंट है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट, एनी क्वेरी कुछ भी आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट, लाइक प्रॉब्लम से डाउट, कैरियर संबंधी डाउट, कोई सा भी हो, आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, डेफिनेटली आपको वहां पर सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।